सो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो बेसिक क्वांटिटीज़ थी जिसके अंदर हमारे पास लेंथ थी, और लेंथ थी हमारे पास, टाइम था जिसकी यूनिट सेकंड थी, और करंट टेम्परेचर वगैरह। और हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारे पास जो फंडामेंटल से मज़ीद वो ड्राइव होती है। मतलब मिसाल के तौर पर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास एक, दो या दो से ज़्यादा जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलती हैं तो वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास, मैं इन अ सिंपल वे आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं, या वो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हों, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स होती हैं। अब हमारे पास बेसिक के ऊपर हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अच्छा, लेंथ के ऊपर बात करते हैं। लेंथ क्या चीज़ है? लेंथ को मैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बेसिक टर्म है लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं लंबाई को कैसे हम वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेंथ क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। मिसाल के तौर पे आपके पास घर से लेकर स्कूल, घर से लेकर स्कूल, फॉर एग्जांपल आपने ये घर लिया, घर से स्कूल के दरमियान जितना भी रास्ता है इसको हम कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, ये आपके पास लेंथ है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपकी जो हाइट है वो भी क्या है? लेंथ है, लेकिन वो लेंथ वो लंबाई में वर्टिकल है तो वो हाइट कहलाती है। आपके कमरे का जो साइज है, जो उसका एरिया है, वो लेंथ है। जो उसकी जो वो चौड़ाई है उसको हम ब्रेथ कहते हैं, या विड्थ कहते हैं, चौड़ाई। उसकी जो दीवारों की लंबाई है वो हाइट है। तो लेंथ आपके पास क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान के अगर मैं फासले को कहूँ तो वो लेंथ होता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कांस्टेंट या कैलिब्रेशंस होती हैं। वो ये कहता है, मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करो एक सूरज है, सही है। वो कहता है सूरज से रोशनी जो आती है वैक्यूम सूरज के बाद ये आपका अर्थ है, उन्होंने जो लेंथ का कांस्टेंट बनाया ना, मिसाल के तौर पर उन्होंने एक कांस्टेंट बनाया 1 मीटर। क्या हमारे पास 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर आपको पता है कि स्केल भी आता है, मीटर स्केल, जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन मैं फिजिक्स के टर्म में मैं ये वो बात करता हूँ। फिजिक्स ये कहता है कि 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर एक मीटर लंबाई, या 1 मीटर आपका वो कपड़ा कहते हैं। आखिर 1 मीटर का क्राइटेरिया सेट कैसे हुआ कि यार 1 मीटर का जो साइज है वो इतना होगा? वो मैं बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि आप एग्जाम्पल लो कि सूरज से दुनिया की तरफ रोशनी आती है। हमारे को तकरीबन 8 से 8.5 मिनट के करीब लगभग टाइम लगता है। मैं 8.20 मिनट, 8 से 8.5 मिनट के दरमियान सूरज की रोशनी ज़मीन तक आती है। ये बात हमें समझ आ गई। उन्होंने कहा एक सेकंड के कितने वे हिस्से? एक सेकंड के, मैं बताता हूँ, एक सेकंड के इतने हिस्से। एक सेकंड के 299, 792 के बाद क्या है? 458। अगर आप एक सेकंड के इतने ज़्यादा हिस्से कर दो, तो एक सेकंड के आप इतने ज़्यादा हिस्से कर दो, मिली सेकंड नहीं, एक सेकंड के आप तकरीबन यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक सेकंड के आप 3 करोड़ हिस्से कर दो, अप्रॉक्सीमेट है। तो एक सेकंड के अगर आप 10 हिस्से करते हो तो 0.1 सेकंड बनता है। एक सेकंड का 10वां हिस्सा। एक सेकंड के आप 3 हिस्से में जितनी लाइट ट्रैवल करती है सूरज से ज़मीन की तरफ, वो टाइम पीरियड, वो मिली सेकंड या नैनो सेकंड। ये नैनो सेकंड होता है हमारे पास, नैनो सेकंड का मतलब है एक्सपोनेंशियल -9। मतलब एक सेकंड के एक्सपोनेंशियल -9वें हिस्से में जो लाइट ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस है, वो 1 मीटर है। अब ये तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल गैस है। उन्हें कहा यार कांस्टेंट क्या है? देखो, अगर एक सेकंड के 3 करोड़वें हिस्से में जो लाइट ट्रैवल करेगी सूरज की ज़मीन की तरफ, वो जो डिस्टेंस वो लाइट जो कवर करेगी एक सेकंड के 3 करोड़वें हिस्से में, वो जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये आपको समझ नहीं आता। मतलब ये एक डेफिनेशन है कि अगर एक नैनो सेकंड में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो आपके पास होता है 1 मीटर। ये फिजिक्स कहती है, हम इसको एजम्पशन को मान लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। इससे फिर हमारे पास आया मीटर रूल।
इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के इतने ज़्यादा हिस्से करो, उस एक हिस्से में जितना लाइट ट्रैवल करेगी वो हमारे पास जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। मान लिया हमने मीटर। फिर हमारे पास आया मीटर रूल। मीटर रूल के अंदर हमारे पास एक स्केल बनाया गया। अब मीटर रूल is a device which is used to measure a length of a different object. A meter rule of a 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 की जगह मैं मिलीमीटर में जाऊंगा तो मैं इसको 1000 मिलीमीटर बना देता हूँ। बस ये याद रख लो, ये आपको सिर्फ काम की चीज़ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। मिली का मतलब है एक्सपोनेंशियल -3 मीटर, सेंटी का मतलब है एक्सपोनेंशियल -2 मीटर। तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मीटर रूल हमारे पास एक स्केल है जिसके अंदर हमने 1 मीटर का एक स्केल बना लिया जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए आप चीज़ों को नापो। मीटर रूल हमारे पास वो यूज़ होता है। एमसीक्यू उसमें आता है। फिर इसके अंदर के हमारे पास के 1 मीटर का स्टैंडर्ड क्या है कि अगर लाइट एक सेकंड के 299,792,458 हिस्से में जितना ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर होता है। एमसीक्यू उस पर्पज़ के लिए बात बताओ, ये हमारे पास कैलिब्रेशन है। 1 मीटर हमारे पास मीटर रूल है। अब हमारे पास है डिस्टेंस को नापने के या हमारे पास लेंथ को नापने के 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। सही है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ये क्या चीज़ें हैं? देखो, जिस तरीके से हमारे पास एक स्केल होता है ना, स्केल के ज़रिए हम चीज़ों को नापते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे एक पेंसिल है, आपने पेंसिल ले ली, ये पेंसिल का रेजर, आपने स्केल से रख के इसका डिस्टेंस नाप लिया। ये तो आपके पास सिंपल स्केल है। लेकिन हमारे पास फिर इसके अंदर 2 किस्म के स्केल, 2 डिवाइसेस हैं। एक समझ लो डिजिटल रीडर है, वो कहलाता है वर्नियर कैलिपर, और दूसरा है स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर के अंदर हम चीज़ों की लेंथ और वॉल्यूम को समहाउ नापते हैं। सेम हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल है तो उसको अगर हमारे पास इसका साइज थोड़ा छोटा है और उसका हमने वॉल्यूम नापना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गॉज। पेपर में इससे मुतल्लिक कोई सवाल नहीं आता, इससे मुतल्लिक आपके पास प्रैक्टिकल आते हैं। फिर इसके जब आपकी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी तो आपको पता चलेगा। वर्नियर कैलिपर अब हमारे पास डिजिटल आते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ना डिजिटल, आपका डिजिटल होता है, आपने जस्ट वो रीडिंग करनी है। फिर आपके पास मैनुअल भी होता है, एक मैनुअल वो डिवाइस भी होती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यूट्यूब पे इस चीज़ को खुद देखो कि यार वर्नियर कैलिपर कैसे करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर वर्नियर कैलिपर है, ये जैसे मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, इसको समझाना ज़रूरी है। वर्नियर कैलिपर पे हमारे पास स्केल होता है। एक होता है मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है, और एक होता है ना हमारे पास वर्नियर स्केल, या जिसको कहते हैं एरर स्केल। सही है। मेन स्केल के अंदर अगर इस केस के अंदर मैं जिस बॉल का अगर मैं डायामीटर देखता हूँ या लेंथ देखता हूँ तो हमारे पास कितनी है, 0, 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये रीडिंग हो गई 2.8 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल के अंदर हमारे पास कैसे देखते हैं, देखो वर्नियर स्केल में हम क्या देखते हैं, वो रीडिंग स्केल की जो हमारे पास मेन स्केल से मैच करे। जैसे ये रीडिंग हमारे मेन स्केल से मैच कर रही है तो ये रीडिंग हमारे पास होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। वो जो छोटे स्केल की रीडिंग या वो लाइंस जो हमारे पास मेन स्केल से मैच करें वो हमारे पास कराती है वर्नियर स्केल, जो इस केस के अंदर हमारे पास 6 यानी कि 1, 2, 3, 4, 0.6 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास हो गई टोटल रीडिंग। इस तरीके से आप नापते हैं। ये अगर आप फिजिकली आप लैब में करेंगे तो आपको समझ आएगा। सेम स्क्रू गॉज के अंदर भी हमारे पास यही होता है। देखो एक और चीज़ देखो, अब ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो एरर, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर, इसको भी बताना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इसकी रीडिंग्स, ये जो लाइन है सेम पे आ जाए, मतलब स्केल के अंदर हमारे पास किसी भी इसके लाइन अगर सेम पे आती है तो इसको कहते हैं ज़ीरो एरर। अगर ये लाइन हमारे पास सेम पे नहीं आती, ये फ्लक्चुएट करती है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो ये हमारे पास कहलाती है, अगर ये राइट हैंड जाती है
पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड जाती है तो नेगेटिव होता है। जैसे ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक स्केल है जिसको आप रीड कैसे करते हैं। ये आपकी जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो इसको आपको समझ आएगा। माइक्रोमीटर स्क्रू का इसके अंदर भी ये होता है, एक हमारे पास मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल होता है, तो इसके ज़रिए हम इस किसी भी चीज़ का वॉल्यूम या समहाउ लेंथ को नाप रहे होते हैं। ये हमारे पास ये वर्नियर स्केल होता है या मतलब कि स्क्रू गेज, और ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होती है। सो ये हमारे पास सिंपल सी डिवाइस है। इसको रीड करने का आपके पास जब इसको हाथ में वो पकड़ते हैं तभी आपको ये समझ आती है कि आईबीओसी ऑपरेटर्स कैसे चलते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर हमारे पास ये इसके प्रैक्टिकल आते हैं वर्नियर स्केल या स्क्रू गॉज से हमारे पास कितने भी कोई भी हमारे पास वो मेटल की बॉल्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं कि वॉल्यूम दे देंगे या लेंथ दे देंगे। फॉर एग्जांपल कोई सेल है, कोई रॉड है तो उसका लेंथ दे देंगे इस तरीके से। अच्छा, तो हमने लेंथ के अंदर पढ़ लिया वो मीटर क्या होता है। मीटर हमारे पास जो था एक मीटर स्केल था, लेकिन हमें फिजिक्स में देखा कि यार अगर एक सेकंड के तकरीबन 299 792 348 हिस्से में जितना लाइट ट्रैवल करती है, वो जो डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करेगी वो हमारे पास है 1 मीटर। यानी कि 1 नैनो सेकेंड के अंदर जितना लाइट ट्रैवल करती है वो हमारे पास होता है 1 मीटर। अब हमारे पास मास का भी क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ तो हमने पढ़ लिया। मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारे पास एक मास के लिए SI जो सिस्टम इंटरनेशनल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेटिनियम का ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को कहा है कि ये ब्लॉक आपके पास 1 kg के बराबर है। सही है, एक आदमी ने स्टैंडर्ड बनाया, एक प्लेटिनियम का ब्लॉक लिया, उसको 1 kg के बराबर दिया। अब उसके बराबर जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो हमारे पास 1 kg होंगे। मतलब एक कैलिब्रेशन कैसे होती है, देखो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि एक उन्होंने ब्लॉक ले लिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ब्लॉक ले लिया और इसको उन्होंने कहा ये जो ब्लॉक है उसको उन्होंने वैक्यूम के अंदर रख दिया, एयर टाइट। ये जो ब्लॉक है ये कहलाता है 1 kg। अब जो हमारे पास जो 1 kg है वो क्या है, जो इस ब्लॉक के बराबर जितना भी मास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 kg होगा। अब ये हमारे पास जो ब्लॉक है इसके ऊपर ताकि कोई जंग वंग ना लगे, प्लेटिनियम में वैसे इसकी ऑक्सीडेशन और जंग नहीं होते, तो इसको इन्होंने वैक्यूम में रखा है। तो इन्होंने, आप इसको ऐसे समझो कि आपने एक क्लास के अंदर एक अच्छे बच्चे का काम ले लिया, उसको रख दिया स्टैंडर्ड। उससे जब आपने कॉपी किया तो वो आपके पास हो गई कि आपने कंपेयर किया यार जो मेरा काम है उस बच्चे के मुकाबले में कैसा है, तो ये आपका जो प्रोसेस कहलाता है कैलिब्रेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड होता है कि यार ये तो कांस्टेंट है, ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन उससे मिलता जुलता या उसके बराबर जो काम हम करने की कोशिश करते हैं वो हम उसको कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मास हमारे पास एक मेटल का उन्होंने ब्लॉक्स वो रख दिया है SI वालों ने, और देन उसको उन्होंने वो मान लिया। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो अब मास की हमारे पास कुछ कन्वर्जन है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 माइक्रोग्राम, मतलब 1000 तो ये एक्सपोनेंशियल 6 हो जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 6 माइक्रोग्राम। और हमारे पास अगर मैं पाउंड के अंदर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, ये भी हमारे पास यूनिट है। सही है। अब हमारे पास इन्होंने बताया कि ये जो ब्लॉक है इसकी ये जो ब्लॉक का जो साइज है ये 39 मिलीमीटर हमारे पास चौड़ा है इसकी विड्थ, और 39 मिलीमीटर लंबा है। तो ये हमारे पास जो प्लेटिनियम का ब्लॉक है ये स्टैंडर्ड मास है। सही है, और इसको नेशनल प्रोटोटाइप मीटर भी कहते हैं। खैर, फिजिकल बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस कहते हैं तराजू को, जिसके अंदर हमारे पास एक तराजू जो होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस। फिजिकल बैलेंस, फिजिकली तराजू। हमारे पास में दूसरा आता है डिजिटल बैलेंस, जो बाय मीन्स ऑफ आपके पास डिजिटल सेंसर के थ्रू काम करते हैं। फिजिकल और डिजिटल में फ़र्क क्या है, फिजिकल के अंदर आप किसी भी साइट के ऊपर आप एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं। मिसाल के तौर पे 1 किलो का वट्टा, 2 किलो का वट्टा, 250 ग्राम का वट्टा, 200 ग्राम का वट्टा। वट्टा मतलब एक बैलेंस पे वेट रखते हैं, डेड वेट या कैलिब्रेटेड वेट रखते हैं। और उसके दूसरी साइड पे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप रखते हैं स्टैंडर्ड वेट कि आपने कितनी चीज़, और दूसरी साइड पे आप वो रखते हैं वो चीज़ जो आपने वे करनी है या एनालाइज करनी है। मिसाल के तौर पे आप वो दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जो तराजू है वो दुकान पे जब आप कोई चीज़ लेते हैं, चावल घी वगैरह कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो आपके पास वो तराजू के ऊपर 1 किलो का वो रखता है, वो एक पत्थर रख रहा होता है वट्टा, जिसको हम फिजिक्स के जमाने में कहते हैं डेड वेट।
डेड मुर्दार नहीं होता, मरा हुआ, डेड वेट या कैलिब्रेटेड वेट, इनके अंदर हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और वो आमतौर पे बीड का होता है, लोहा बीड, तो वो ब्लॉक जो भी होता है। खैर आप सब्जी लेते हैं तो सब्जी अलग किलो का 500 ग्राम का, इस तरह के वट्टे जिसको हम कहते हैं वट्टा या वेट होता है वजन। फिजिकल के प्रिंसिपल क्या होता है कि एक साइड पे आप वो वट्टा रखते हैं, दूसरे साइड पे जो चीज़ आपने तोलनी है आप उसको रखते हो, तो फिर आप इन दोनों को बैलेंस करते हो। जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होता है तो हम कहते हैं कि यार ये 500 ग्राम सब्जी है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर लोग फ्रॉड भी करते हैं, हरामखोरी जिसको हम कहते हैं, हरामखोरी इन सेंस कि उसको जिसको हराम करते हैं नाप तोल में कमी। तो एक चीज़ है, अहादीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस शख्स ने नाप तोल में कमी की वो हम में से नहीं है। यानी कि अगर आप इंसान का मुसलमान होने के लिए शर्त ये कि वो एक तो नाप तोल में कमी, तो समझ लें कि वो मुसलमानियत के उससे ये वो निकल जाता है ज़ुमरे से। तो नाप तोल में कमी ये हमारे पास फिजिक्स के अंदर भी एक्सेप्टेड नहीं है और इस्लाम के अंदर भी एक्सेप्टेड नहीं है। बेहतर है कि अगर आपके सामने या आपके इर्द गिर्द में लोग ये करते हैं तो उसको तंबीह की जाए। तो फिजिकल बैलेंस में क्या है, आपने एक वेट रखा, उससे कंपेयर कर लिया अपने डिज़ायर वेट को, जो भी चीज़ आप तोलना चाह रहे हैं। डिजिटल बैलेंस कैसे काम करते हैं, उसके अंदर सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर। आप उसके ऊपर जो भी चीज़ रखते हैं वो प्रेशर के ऊपर आपने कैलिब्रेशन में नहीं, यार ये मिसाल के तौर पे एक सेंसर है, मिसाल के तौर पे आपका वेट मशीन होती है, इसमें दो आती हैं, एनालॉग और डिजिटल। एक चीज़ को समझाना ज़रूरी है, फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स के अंदर ये बहुत चीज़ें आएंगी, एनालॉग और दूसरी होती है हमारे पास डिजिटल। अब आपको याद कैसे रखा है, वो घड़ी जो सुइयों वाली है उसको हम कहते हैं एनालॉग, वो घड़ी जो डिजिट में दिखाती है 1 2 0 0 ये होती है डिजिटल। फ़र्क मैंने बता दिया। एनालॉग पुराने दौर के, एनालॉग के ऊपर हमारे पास देखो वेट मशीन काम कैसे करती है। आप वेट मशीन की वर्किंग करना सीखो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। वेट मशीन में एक टॉप पे होता है, नीचे होता है एक स्प्रिंग या सेंसर होता है। अब इस सेंसर के साथ एक थ्रेड अटैच होता है जो मुख्तलिफ बार पे जाता है, डेट पे। और मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है, मीटर ऐसा दिखता है, तो ये सुई है। जैसे जैसे वज़न बढ़ता है तो ये मीटर आगे बढ़ता है। अगर कोई हाथी जैसा या सांड बंदा खड़ा होगा तो वो आगे चला जाएगा, मीटर वो दिखाएगा ये 100 किलो से ऊपर है। कोई मुर्गी जैसा होगा वो थोड़ा कम स्प्रिंग दबाएगा, वो 20 किलो। कोई उससे भी पतला होगा चूजे जैसा, तो वो उतना कम होगा। जितना स्प्रिंग प्रेस होगा उतना वो एनालॉग मीटर सुई आगे दिखाएगा। इस तरीके से काम कर रहा होता है। नीचे एक सेंसर होता है, सेंसर स्प्रिंग के थ्रू में थ्रेड होता है अटैच। अगर आप किसी भी वेट मशीन को तोड़ोगे घर पे, तो आप जब खोलोगे तो आपको इस तरीके की चीज़ मिलेगी एनालॉग के अंदर। तो जितना आप उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर वजन पड़ता है वो उतनी सुई आगे मूव करती है। सेम हमारे पास अगर मैं गाड़ी का स्पीडोमीटर बात करता हूँ, गाड़ी बाइक या साइकिल का अंदर, अगर आप जितना आपका जो टायर का जो एक्सेल के ऊपर इन्हें गरारी लगती है, जिसको हम कहते हैं बुश कहा जाता है, बुश गरारी होती है। तो जितना वो चक्कर काटता है तो उतना वो मीटर का वो कांटा घुमाते हैं तो वो सुई आगे बढ़ती है। तो जैसे स्पीडोमीटर काम करता है उसी तरीके से ये सेंसर काम करता है। इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, इसके अंदर वर्किंग हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डिजिटल दौर है तो वो हमारे पास सेंसर के ऊपर काम करता है। उसमें हमारे पास सेंसर लगाया जाता है, तो आप जैसे ही खड़े होते हैं तो प्रेशर लगता है। देन वो प्रेशर, जैसे आप कोई डिजिटल बैलेंस लेते हैं, उसके बाद कोई चीज़ लगाते हैं तो वो सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। फोर्स पर एरिया हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर की वजह से हमारे पास रीडिंग शो कर रहा होता है, तो वो हमारे पास होता है डिजिटल बैलेंस। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, ये हमारे पास एक लेवलिंग स्क्रू वगैरह बताया हुआ है। ये देखें, वेट हमारे पास कोई भी हम स्टैंडर्ड एंड देन उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। लेवलिंग बैलेंस का क्या होता है कि अब देखो एक चीज़ होती है फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड, अगर मैं इस बीम के ऊपर मैं अगर यहाँ पर कोई धागा बांध देता हूँ तो मेरे पास क्या कि जो बीम है जिसको मैं बैलेंस रॉड कहता हूँ, ये हिलजुल करती है। तो अगर मैं इस पर धागा बांध लूँगा तो ये क्या होगा, इस चीज़ को वैसे ही ऊपर कर देगी। मतलब हमारे पास जो चीज़ हम तोल रहे हैं वो कम तोलेगी। तो आप देखा करो कि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं, अपने तराजू के अंदर इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि वो चीज़ सही तरह तुल नहीं पाती। खैर वो उनका दिन, वो उनके ऊपर। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है।
हमने अभी तक 2 यूनिट्स पढ़ ली, हमने लेंथ के बारे में पढ़ लिया, हमने वेट के बारे में पढ़ लिया। अब एक चीज़ है टाइम। टाइम क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या? देखो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या है कि हमारे पास एक एटम की वाइब्रेशंस को बताइए कि सीशियम एटम अगर हमारे पास इतनी दफ़ा वाइब्रेट करेगा तो वो जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है। अगर एक एटम है सीशियम, फ्रांशियम, सीशियम रेडियो एक्टिव एटम है, अगर वो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ 91926317770 टाइम वाइब्रेट्स करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा तो वो टाइम पीरियड हमारे पास 1 सेकेंड कहलाता है। यानी कि एक 9 अरब दफ़ा जब वो वाइब्रेट करेगा तो वो चीज़ हमारे पास 1 सेकेंड कहलाती है। ये आपके पास एक चीज़ स्टैंडर्ड है। सिंपल क्या है कि हमारे पास एक मिनट का जो 60वां हिस्सा है वो सेकंड कहलाता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड किससे बनाया हुआ है कि अगर आप सीशियम एटम की इतनी वाइब्रेशन जितने टाइम पीरियड में करेगा वो टाइम पीरियड आपके पास क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड। स्टैंडर्ड है फिजिक्स के अंदर। स्टैंडर्ड देखो फिजिक्स के अंदर जो चीज़ होती है ना उसका हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे हमने कहा अभी हमने किसका किया, देखो जो लेंथ का स्टैंडर्ड है जो वन मीटर क्या था यार, जो लाइट एक सेकंड के 1 नैनो सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के 3 करोड़वें हिस्से में जो लाइट ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस है 1 सेकंड। अब यहाँ पे जो सेकंड का जो हमारे पास क्या बना कि अगर सीशियम एटम 9 अरब दफ़ा वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा 1 सेकंड। खैर इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड। और डेड वेट का हमारे पास जो कैलिब्रेटेड वेट है क्या, वो हमारे पास एक प्लेटिनियम का ब्लॉक है जिसके 39 मीटर लेंथ है, वो है, तो वो हमारे पास कहलाता है 1 kg। स्टैंडर्ड्स हमारे पास इस तरीके से बनाए गए। स्टैंडर्ड्स को याद करने का ज़रूरी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया हो कि सेकंड को उन्होंने डिफाइन कैसे किया। उन्होंने कहा यार एक एटम अगर हमारे पास 9192631770 टाइम वो वाइब्रेट करेगा वो कहलाता है 1 सेकंड। सही है, हम मान लेते हैं। स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है? देखो स्टॉप वॉच होती है हमारे पास किसी भी टाइम फ्रेम को, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम की मेजरमेंट्स को करने के लिए हमारे पास जो वॉच है वो कहलाती है स्टॉप वॉच। हमारे पास देखो आपके पास क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेस दौड़ी, एक बंदे ने चैलेंज किया कि यार मैं 1 मिनट में मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाऊँगा। तो उस चीज़ को आपने कैलकुलेट करने के लिए आपने 1 मिनट की स्टॉप वॉच सेट की और आपने देन उसके बाद किया। स्टॉप वॉच हमारे पास 2 किस्म की हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है और डिजिटल हो सकती है। स्टॉप वॉच की वर्किंग कैसे करती है? हमारे पास देखो एक हमारे पास इसके अंदर ना एक चीज़ का समझना है। जो वॉचेस हमारे पास काम करती हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास गरारी होती है, इस तरीके से गरारी होती है, और उस गरारी के अंदर 60 दांत होते हैं। दांत या कह दूं कि मैं ओपनिंग होती है। हर एक दांत 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो अगर एक दफ़ा गरारी पूरा घूमेगी तो वो हमारे पास 1 मिनट बन जाता है, इस तरीके से होती है। और इसी तरह हमारे पास एक और गरारी होती है मिनट की। वो हर दफ़ा जब वो गरारी घूमती है उसके अंदर भी 60 दांत होते हैं, तो हर एक मिनट बाद वो मिनट की सुई चलती है, यानी कि हर 60 सेकंड में 1 सेकंड की सुई चलती है। देन उसकी जब एक चक्कर पूरे होने पे वो मिनट की गरारी घूमती है। फिर उसके साथ हमारे पास एक बड़ी गरारी अटैच होती है जिसमें 12 दांत होते हैं, वो हर 1 घंटे को बता रही होती है। तो इस तरीके से 3 गरारियाँ होती हैं, एक 60 दांतों वाली, उसके ऊपर 60 दांतों वाली और उसके ऊपर 12। इस तरीके से हमारे पास घड़ी चलती है। स्टॉप वॉच में क्या होता है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो 1 नॉब से स्टार्ट करता हूँ, पहले सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, तो जितनी वो गरारियाँ क्रॉस करती है उतने सेकंड के जरिए आप उसको नाप सकते हैं। ये वर्किंग होती है। स्टॉप वॉच में डेटल भी होता है। डेटल के अंदर हमारे पास टाइम फ्रेम सेकंड होता है, मतलब सेट होता है टाइम फ्रेम इन अ कांस्टेंट वे। स्टॉप वॉच में हमारे पास सेंसर नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन के थ्रू हम सेट कर रहे होते हैं कि अगर इतनी वाइब्रेशन है वो 1 सेकंड है, 1 मिली सेकंड। डिजिटल के अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्साइज होती है, परफेक्शन की तरफ होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो मैनुअल स्टॉप वॉच है उसके अंदर हमारे पास 0.1 सेकंड नहीं आता। फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड नहीं आता, मतलब उसमें हमारे पास ये होता है कि हम 1 सेकंड को नाप सकते हैं मैनुअल वाली में। फिर मैनुअल में भी हमारे पास आती है 0.1 सेकंड वाली, लेकिन जो डिजिटल है उसमें 0.01 सेकंड तक आप नाप सकते हैं डिजिटल वाली स्टॉप वॉच में। डिजिटल समहाउ हमारे पास प्रिसाइज होती है। सही है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम एक बड़ी अच्छी चीज़ है।
ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या होता है? ह्यूमन रिएक्शन टाइम के मिसाल के तौर पे आप घर में कपड़े इस्त्री कर रहे थे, आपका हाथ इस्त्री पे लगा, टक करके आपने हाथ उठा लिया, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन या HRT, ह्यूमन रिएक्शन। HRR ह्यूमन रिएक्शन रिस्पॉन्स। हमारे पास जो ह्यूमन का जो रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करता है 0.25 सेकंड से 0.4 सेकंड। यहाँ पर बुक में लिखा है 0.3 से 0.5 सेकंड। अगर हमारे को ह्यूमन का रिएक्शन टाइम फॉर एग्जांपल हमने करना भी नहीं है या करना हो, तो हमारे पास जो ह्यूमन का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.4 सेकंड है। अब ये क्यों ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सिग्नल क्लोज होते हैं, सिग्नल में आप देखते हो रेड होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है। सिग्नल के अंदर हमारे पास 0.6 सेकंड का गैप रखा जाता है, क्योंकि इंसान को उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में और उसके अगेंस्ट रिएक्शन देने में तकरीबन 0.3 से 0.4 सेकंड लगते हैं। तो इसलिए हमारे पास जब सिग्नल की ट्रांजिशन होती है रेड से ग्रीन जो होती है, ऑरेंज और वो, उसमें इस फिजिक्स की इस चीज़ को हमारे पास रखा जाता है ताकि हमारे पास जो है वो एक्सीडेंट ना हो या हमारे पास जो टाइमर हो वो सही हो। ठीक है, हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, लेंथ या डिस्टेंस जो मीटर है, हमने टाइम के बारे में पढ़ा जो सेकंड है, और हमने लेंथ पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, और हमने वेट यानी कि मास के बारे में पढ़ लिया, किलोग्राम। अभी तक हमने बहुत सी आसान चीज़ें पढ़ी। अब एक सवाल है सेल्फ असेसमेंट। व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड? कोई भी आप स्केल लेके या से अपना जो कोई भी मेजरिंग टेप लेके आप उससे आप हाइट को नाप सकते हो। कैन यू डिस्क्राइब हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन एयर? बहुत अच्छा सवाल है कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। आप सबसे पहले आप ये देखो कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, ये मेरे को पता है। कैसे आप निकालोगे? देखो आसान सा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। टोटल एक साल में होते हैं 365 इशारिया वो ये दिन है 365.25 दिन होते हैं, क्योंकि हर चौथे साल बाद हमारे पास लीप ईयर आता है जो 29वें दिन का होता है, फेब, वैसे 28 दिन का होता है। सही है, एक साल में इतने दिन है, एक दिन का हम निकालते हैं। एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में है 24 घंटे, और हर घंटे में कितने हैं? 60 मिनट, और हर मिनट में कितने हैं? 60 सेकंड। तो इसका मतलब है 60 और 60 कर दिया 3600, 3600 को मैं 24 से करूँगा तो एक मैं 84,600 फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको निकाल के देखता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरीके से मेरे पास एक दिन के आ जाएंगे। फिर एक दिन से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा पूरे दिन के, तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर योर मास? वेट बैलेंस से हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग। प्रीफिक्स, देखो हमारे पास प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स हमारे पास वो सिंबल हैं जिसके ज़रिए हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसको आसान रहे। मिसाल के तौर पे मैं ये है मेरे पास 1000 ग्राम, मैं इसकी जगह में 1000 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम। तो ये जो किलो है, इस चीज़ ने हमारे पास 3 जीरो की जगह हमने क्या लिख दिया? किलो लिख दिया। तो ये क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। मिसाल के तौर पे 0.00000001 सेकेंड, एक सेकंड का इतना हिस्सा। तो मैं अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ 1 नैनो सेकेंड, तो ये इसके बराबर होते हैं। नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -9। तो प्रीफिक्स हमारे पास वो चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसको हम आसान कर दें। मिसाल के तौर पे जो मैंने बात की थी, नैनो का मतलब है 0.00000001 यानी कि एक्सपोनेंशियल -9। तो प्रीफिक्स के ज़रिए हमारे पास वो कैलकुलेशंस को आसान कर देते हैं। आमतौर पे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर के अंदर प्रीफिक्स हमारे पास डायरेक्ट सेफ होती है। लेकिन हमारे को पता हो किलो का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल 3। हेक्टो का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल 2। सेंटी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -2, मतलब 100वां हिस्सा। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -3, मतलब 1000वां हिस्सा। और माइक्रो का मतलब होता है हज़ारवां हिस्सा, यानी कि 10 लाखवां हिस्सा। सही है, इस तरीके से आपका प्रीफिक्स यूज होती है। कैन यू टेल इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप टू 10 एक्सपोनेंशियल -3, व्हाट प्रीफिक्स विल यू यूज टू डिस्क्राइब? 10 एक्सपोनेंशियल -15 के लिए कौन से प्रीफिक्स यूज करोगे? आप फेम्टो करोगे। फेम्टो जो होती है
10 एक्सपोनेंशियल -15 के लिए यूज़ होती है फेम2। देखो इस चार्ट को थोड़ा सा पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन सी याद करनी है, वो प्रीफिक्स जिनके पास स्टार बना हुआ है ये पता हो बस। बुक ने भी हमारे को बताया हुआ इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो प्रीफिक्स जिसके ऊपर स्टार बना हो, ये हमारे पास चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशंस किसे कहते हैं, हमारे पास कैलकुलेशंस के ऊपर ये जो पावर होती है इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। आमतौर पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस। इसका मिसाल के तौर पे आपका सी है 2 इतने ज़्यादा जीरो हैं, आप क्या करोगे, इन ज़ीरो को कन्वर्ट कर दोगे एक्सपोनेंशियल में। कितने ज़ीरो हैं, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 21 और ये 9 30। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो 2 एक्सपोनेंशियल 30। जितने नंबर ऑफ जीरो हैं उसको अगर आप पावर में लिख दोगे तो वो चीज़ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आपका है कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन मास इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ एक्सपोनेंशियल -31, मतलब है कि -31 का मतलब है पॉइंट के बाद 31 जीरो हैं, तो आप 31 जीरो लगा के फिर आप ही लगा दो 9111 जिसका मास है। आमतौर पर साइंटिफिक नोटेशंस हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन को बासानी बिल्कुल आसान बना देते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल सिस्टम होता है हमारे पास मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा मास है, आपने एक पूरे घर का मास किया है। अब उसको क्या करोगे, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। आप जैसे मिलीग्राम होता है, एक चावल का वेट कितना होता है, फॉर एग्जांपल एक चावल के दाने का वेट होता है मिलीग्राम। अब आपके पास 10 किलो चावल हैं तो तकरीबन आपके पास ये इतने ज़ीरो आ गए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर इतने ज़्यादा चावल होते हैं, तो आप इसको किलो के जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। जितने ज़ीरो हैं उसको आप नोटेशन सिस्टम में कर सकते हो। हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारे को इस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक और चीज़ है डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी कहते हैं मास पर एरिया, कि हमारे पास उसका डेंसर कितना है, कि उसका मास पर एरिया के हिसाब से कितना है। जितनी बड़ी चीज़ होगी, अगर एक प्लास्टिक की बाल्टी है और एक सिक्का है, देखो सिक्के का मास कितना है और वो कितना एरिया लेता है, ये कहलाती है डेंसिटी। अब बाल्टी का मास मिसाल के तौर पे 100 ग्राम है, सिक्के का मास है 5 ग्राम। बाल्टी जो लेती है 100 सेंटीमीटर जगह लेती है और सिक्का जो लेता है 1 सेंटीमीटर। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये है 5/1, ये है 100/100 मास पर एरिया। तो इसकी डेंसिटी है 1, इसकी डेंसिटी है 5। तो डेंसिटी जिसका एरिया जितना कम होगा उतनी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जितना कंसनट्रेटेड मास होगा। और वॉल्यूम हमारे पास मोस्टली लिक्विड का होता है, कि लिक्विड कितना ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम्स के लिए हमारे पास आमतौर पर घरों में गिलास यूज़ होता है, कप वगैरह, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये हमारे पास दिखाई भी है। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम क्या होता है, हमारे पास जितना भी वॉल्यूम है हम उसको नापते हैं। मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमारे पास आता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती है, तो इस तरीके से हम इसको नापते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास वो सिलेंडर है, वो गिलास की फनल होती है जिसके अंदर हमारे पास उस चीज़ को मेजर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मार्क होते हैं, ये दिखा हुआ है 1000 ml, 900, 800, 700, 600, 400, 521, बट डिफरेंट ग्रेजुएटेड मार्क का मतलब है कि मेंशन होता है कि यार ये 100 मिलीलीटर है, 200 मिलीलीटर, उसमें डिफरेंट मार्क है। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर लेबलिंग हुई हुई है कि अगर इतना होगा तो वो 100 ml होगा। आमतौर पे हमारे पास घरों में परफ्यूम होते हैं उसके ऊपर मार्क होते हैं, हमारे पास शैम्पू की बोतल पे मार्क होते हैं, हमारे पास घरों में जो मोबिल ऑयल आता है उसके ऊपर मार्क होते हैं, हमारे पास जो कुकिंग ऑयल आता है उसके ऊपर मार्क होते हैं। हमारे पास आमतौर पे मार्क की जगह हम चम्मच का भी जो यूज़ करते हैं हम साइज़ को नापने के लिए। तो मेजरिंग के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। अब हमारे को एक चीज़ यहाँ दिखाई हुई है इस डायग्राम में, कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने कभी भी नापना है तो आपने क्या करना है, वो जो मार्क है उसको आई लेवल पे, मतलब आँखों का और वो मार्क का डिस्टेंस सामने हो। ऐसा ना हो कि आप दूर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। मतलब ये चीज़ है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, सही है, सिलेंडर को आपने जो देखना है उसको सामने से देखना है। तो ये अगर आँख है, सही है, ऐसा नहीं है ये अगर मार्क है, आपने इसको सामने से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऊपर से देखें, ऊपर से नहीं देखना, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखें। आपने उसको बिल्कुल सामने से देखना है, जब भी आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब क्या होता है, जब हम कभी भी लिक्विड डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड मिनिस्कस बनाते हैं, मतलब या तो लिक्विड यूँ दिखता है या लिक्विड हमारे पास यूँ करके लेयर बनाता है। तो हमारा जो
टारगेट होता है कि हम वो चाहते हैं जो लिक्विड का जो बे है, जो मिनिस्कस है, ये मार्क तक है, मतलब ये हमारे पास मार्क तक टच होना चाहिए, और इसके अंदर हमारे पास ये जो चीज़ है ये मार्क तक टच हो। हमें मिनिस्कस यानी कि जो उसका जो बॉटम सरफेस है लिक्विड की, जब कभी आप लिक्विड देखेंगे तो वो इस तरीके से भरता है यूँ, तो ये मार्क है, तो यहाँ पे इसका मिनिस्कस टच हो, ये चीज़ होती है हमें प्रैक्टिस के। जैसे अगर ये पानी डालते हैं, पानी के अंदर मिनिस्कस होता है, मिनिस्कस क्या होता है, एक लेयर बना रहा होता है, तो इसकी जो ये चीज़ है हमारे पास बेस, ये हमारे पास टच होनी चाहिए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये चीज़ इसका मिनिस्कस, ये इस तरीके से हम इसको नापते हैं। सही है, ये अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया होगा, आमतौर पर लैब्स के अंदर ही कराया जाता है। हम इस तरीके से इसको सिलेंडर्स के जरिए हम वेट, लिक्विड्स को भी हम इस तरीके से नाप सकते हैं और सॉलिड्स को भी हम मोस्टली, अगर हमने सॉलिड का बनाना हो, मिसाल के तौर पे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे है, हमने इसके अंदर एक लिक्विड भरा, उसका ml है 200 ml, अब मुझे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो जब मैं उसके अंदर सॉलिड डालूंगा तो लिक्विड क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो जितना ये ऊपर जाएगा ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, सॉलिड का वॉल्यूम होता है। इस तरीके से भी हम वॉल्यूम ये नापते हैं। डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर वॉल्यूम के, उसका मास कितने वॉल्यूम पे, डेंसिटी मास पर एरिया भी हम कहते हैं, मास पर वॉल्यूम भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है डेंसिटी। सही है, डेंसिटी का हमने जिक्र कर लिया। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब कभी भी हम किसी भी डेट को लिखते हैं, जैसे हमारे पास है 101 या मेरे पास है 0.001, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास जो डेटा है वो सिग्निफिकेंट हो, मतलब उसके पास हमारे पास पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट हो, ये हमारे पास होता है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर हम राउंड ऑफ का भी सिस्टम यूज़ करते हैं जो हम कैलकुलेटर में। अब आपका ये पूछा जाता है ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर किसी भी नंबर के अंदर 1.2210 है तो इसके अंदर ये पॉइंट है ये सिग्निफिकेंट है, ज़ीरो के अलावा तमाम जो चीज़ें हैं वो सब हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट से पहले अगर जो ज़ीरो आता है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, पॉइंट से पहले अगर हमारे पास में। और अगर पॉइंट के बाद हमारे पास ये, जैसे पॉइंट से पहले अगर ये ज़ीरो है, इसमें अगर मैं बात करूं पॉइंट से पहले का ज़ीरो जो होंगे 2, 1, 2, 3, तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद है तब भी 2 डिजिट हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर सिंपल सिर्फ 200 है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। खैर ये हमारे पास कैलकुलेटर के जरिए हमारे पास यूज़ हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास बेसिकली वो होते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास देखो 3 चीज़ें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशंस आ जाती हैं। इस चैप्टर को मैं रिवाइज करता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक था, इसके अंदर आप जब इसको रीड करेंगे तो इसके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप उसको पूछ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर क्या है कि आपने जितने क्वेश्चन करने वो आपने उसको लाजमी पूछना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो चैप्टर था वो फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट पे था। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको हम मेजर कैसे करते हैं, चैप्टर उससे रिलेटेड था। इसके अंदर हमने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ा। फिजिक्स क्या आती है हमारे पास, नेचर की स्टडी। देन हमने इसके बाद हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी। मैकेनिक्स वो ब्रांच जिसके अंदर हम मोशन से कंसिडर करें। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को देखें। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में एटम को देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी ब्रांचेस को रीड आउट किया। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स, हमारे पास हर चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट है। इस फिजिक्स के जरिए हमारे पास वो मशीन्स बनी और मशीन्स ने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के रहन सहन के तरीक़ों को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हम किस तरीके से हम चीज़ों को नाप सकते हैं। हमारे पास 2 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है जिसके अंदर लेंथ, मास, टाइम, यानी कि लेंथ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस आता है, मास के अंदर किलोग्राम या ग्राम आते हैं और टाइम के अंदर सेकंड आते हैं। और ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास सिंगल जो कॉम्बिनेशन से बने फंडामेंटल्स को कंबाइन करके। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पीड एक पैरामीटर है। स्पीड में क्या करते हैं हम डिस्टेंस और टाइम को देखते हैं। तो स्पीड क्या होगी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के साथ साथ, वो हमारे पास क्या है वो ड्राइव क्वांटिटी। फिर हमने इसके बाद डिफरेंट हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड पड़े। स्टैंडर्ड ऑफ लाइट क्या है कि अगर लाइट 1 नैनोसेकंड में जितना लाइट ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस क्या होता है, वो हमारे पास 1 मीटर के बराबर होता है। हमारे पास एक मीटर स्केल या मीटर रूल है कि हमारे पास स्टैंडर्ड स्केल है
उसको हमने बना दिया 1 मीटर का, जो कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर के बराबर है। देन हमारे पास दो डिवाइसेस हमने बताई, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट्स जब हम लैब में करेंगे तो हम इसको देखते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप यूट्यूब के अंदर इसकी स्क्रू गॉज और इसकी वर्किंग को देखें। इसके अंदर आपका सिंपल एक मेन स्केल होता है, और दूसरा आपके पास जो स्केल होता है वो आपके पास होता है मेन स्केल होता है, दूसरा आपके पास होता है वर्नियर स्केल या जिसको हम कहते हैं रीडिंग स्केल या एरर स्केल। स्क्रू गॉज के जरिए भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन हमने वेट के ऊपर बात करा। वेट का जो स्टैंडर्ड है, हमारे पास प्लेटिनियम का ब्लॉक है, जो हमारे पास फ्रांस में मेरे ख्याल इसका सेंटर है, वहाँ पे रखा गया। इसको ये दुनिया में 11 से 12 जगह पे ब्लॉक रखा जाता है प्लेटिनियम का। तो ये हमारे पास 1 किलोग्राम है। इसके स्टैंडर्ड को देख के हमने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए। फिर हमने देखा वेट कैसे नापते हैं, फिजिकल बैलेंस है और डिजिटल बैलेंस है, इसके अंदर हम नापते हैं। फिर हमारे पास टाइम था कि जो सीशियम एटम जब 9 अरब दफ़ा वाइब्रेट करता है, 9192631770 टाइम जब वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेशन जब ये इतनी करता है तो वो टाइम पीरियड क्या होता है 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में सीशियम एटम इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो जब ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो ये टाइम पीरियड कहलाता है 1 सेकंड। फिर हमारे पास स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट देखा। स्टॉप वॉच हमारे पास मैकेनिकल होती है, एनालॉग होती है और डिजिटल होती है। फिर ह्यूमन रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ा कि हमारे पास कम से कम 0.3 से 0.4 सेकंड या 0.5 सेकंड तक हमारे पास ह्यूमन का रिएक्शन टाइम है। देन हमारे पास प्रीफिक्स पढ़े कि हमारे पास जब कैलकुलेशन बड़ी होती है, जैसे 1000 बहुत ज़्यादा ज़ीरो होते हैं, तो हम उसके अंदर प्रीफिक्स सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे किलोग्राम। और अगर हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा माइन्यूट है तो हम उसके अंदर एक्सपोनेंशियल सिस्टम माइनस में यूज़ करते हैं, जैसे -2। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1000 है तो मैं 1000 की जगह लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल 3, या मैं किलो का टर्म यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं 1000 ग्राम को लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, इस तरीके से। और अगर मेरे पास 0.001 है या 0.0001 है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मिलीग्राम। तो मैं ये अगर मेरे पास 0.01 ग्राम है तो मैं इसकी लिख सकता हूँ 1 मिलीग्राम। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स सिस्टम होता है यूज़। फिर साइंटिफिक नोटेशंस हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिस्टम होता है, कि बहुत से जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिस्टम और प्रीफिक्स सिस्टम समहाउ सेम होता है। प्रीफिक्स डील करता है इसमें, या आपके पास ये जो वर्ड होते हैं एटो, पीको वगैरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और जो एक्सपोनेंशियल सिस्टम होता है पावर्स में डील करता है। मतलब ये आपका एक्सपोनेंशियल सिस्टम है। देखो ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम, ये कहलाता है प्रीफिक्स सिस्टम। समहाउ दोनों का मकसद क्या होता है, कैलकुलेशन को आसान करना। सही है। इसके बाद हमारे पास है डेंसिटी और वॉल्यूम के। हमारे पास वो वॉल्यूम आमतौर पे जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह हमारे पास होती हैं, उसके बाद हमारे पास मार्क लगाओ तो वो उसके ज़रिए नापते हैं, या मेजरिंग सिलेंडर। आमतौर पे हम घरों में जिस तरह हम वो चावल वगैरह गिलासों में नापते हैं, या हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कुप्पियाँ होती हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं गिलासों के अंदर हम वॉल्यूम को नापते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक मंगा कर उसको सबको गिलास में इक्वल देते हो, या आप उसको किसी पॉली बैग या शॉपर में डाल के उसको इक्वल करते हो, या किसी मग्गे के अंदर डाल के करते हो। अच्छा, फिर हमारे पास जो सॉलिड्स का होता है, सॉलिड्स का हमारे पास जो वॉल्यूम है वो πr² से और इनटू हाइट से हम नाप सकते हैं। मतलब वो जो पाई है कांस्टेंट है 3.142, और जो सॉलिड का जो रेडियस है उसको अगर हम उसकी हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस सिलेंडर का भी हमारे पास ये वो आ जाता है। अगर हमारे पास इर्रेगुलर सॉलिड है, हम क्या करेंगे, हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हम पहले एक कांस्टेंट पानी डालेंगे। मिसाल के तौर पे इस केस में हमने डाला 200 ml पानी। फिर हमारे पास वो जो सॉलिड है, जब मैं उसको मैं एक फ्लास्क में डालूंगा तो ये पानी ऊपर आएगा। जितना ये इनिशियल मार्क से, मतलब 200 ml से जितना पानी ऊपर आए, 300 तक आए, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml। तो इस तरीके से भी हम उसको नापते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि हमारे पास कितना कंसनट्रेटेड मास है, कितना डेंसिटी है। सही है। इसको थोड़ा सा रीड करना है आपको खुद ही। और डेंसिटी के बाद आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर, कि हमारे पास डेटा के अंदर कौन कौन से डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, मतलब किन चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। आमतौर पर अगर हम कैलकुलेटर में इसको डालते हैं डेटा को, तो हमें इस चीज़ का इशू नहीं होता। लेकिन एक सवाल आता है कि हमारे पास MCQ में पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसके अगर मैं रिविज़न कराऊँ MCQ पर्पज़ के तहत, देखो जो भी नंबर जिसके अंदर 0 नहीं है
वो तो क्या सिग्निफिकेंट, मिसाल के तौर पे ये सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर कितने नंबर है 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब पॉइंट के पास 0 है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ नंबर काउंट करने। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 1 और 2, 3 और 4। 3 और 4 का मतलब है कि 2 डिजिट हैं, एक 3 और एक 4, तो टोटल 2 डिजिट है। अगर हमारे पास 0 से पहले पॉइंट है तो उसको मैं काउंट करूँगा, जैसे इसमें है 200 पॉइंट, तो ये इसमें कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट। अगर ये 200 है तो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर मैं इधर पॉइंट लगा दूंगा तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और मिसाल के तौर पे अगर मैं 2.00 करूंगा तो पॉइंट के बाद 2 0 भी मेरे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा 0 हैं तो वो मैं काउंट नहीं करूँगा, वो उसमें से मैं 2 को लूँगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट। अब जैसे ये है, इसमें अब देखो इसमें 0.00, जब 0 से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद के जितने भी 0 हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ हमारा जो सिग्निफिकेंट है 509, यानी कि 1 2 3 सिग्निफिकेंट है। और इसके अंदर कितने, अगर 0 2 नंबर के दरमियान आ रहा है, जैसे 2045, अब मैं इसको काउंट करूँगा 1 2 3 4, तो अब ये 4 सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास फिलहाल इंट्रोडक्शन ही थी, जो कि हमारे पास आसान है, लेकिन हम जैसे जैसे हम फिजिक्स के आगे हम ये चलेंगे हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप है, जिसके अंदर इन्होंने हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ का बताया हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप उसको देखेंगे। खैर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ को आपने याद रखना है कि जितनी भी ये ग्राफ है इसको हमारे पास समझने में, मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट मैप के दे रहे हैं, वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 किस्म की हो सकती हैं, बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल्स हो सकती हैं, और दूसरी हो सकती हैं ड्राई। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ होती हैं डायरेक्शनल और कुछ होती हैं नॉन डायरेक्शनल। अगर मैं वो क्वांटिटीज़ जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मेंशन है तो उसको आप डिवाइड करते हो स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ भी वही होती हैं जो फंडामेंटल से मिलके बने, और वेक्टर भी वही हैं जो फंडामेंटल से मिलके बने। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की है डायरेक्शन मेंशन होती है, स्केलर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जितने टाइम में, वो कहलाती है स्पीड। लेकिन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट वो सीधा गया और जितने टाइम सेकंड में कन्वर्ट किया वो कहलाती है वेलोसिटी। ए से बी में हो सकता है टहल टहल के क्या हो, ये स्पीड आती है। लेकिन जब वो डायरेक्शन सीधी कर ले तो वो कहलाती है हमारे पास वेलोसिटी। ये एक हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है स्केलर और वेक्टर, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में हम ये देखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है स्केलर और वेक्टर का फ़र्क, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे काइनेमेटिक्स में। लेकिन हमारे पास ये चीज़ होती है डायरेक्शनल की, तो उसको भी हमारे को समझना ज़रूरी है। और हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास ये बेसिक हैं, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकंड, और वॉल्यूम की होती है लीटर। सेकंड कैसे नापते हैं, स्टॉप वॉच से। वॉल्यूम कैसे नापते हैं, सिलेंडर से। किलोग्राम से ये स्प्रिंग बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, और मीटर रूल से हम ये नापते हैं। मल्टीपल हमारे पास अगर बेसिक जो यूनिट है वो मीटर है, और अगर हमारे पास बहुत छोटी हो तो मिलीमीटर होती है, ज़्यादा हो तो किलोमीटर होता है। सेकंड में हमारे पास होता है मिनट होता है, घंटा होता है, सेकंड होते हैं, या मिली सेकंड, सेकंड का 1000वां हिस्सा। इसी तरह मास में होता है किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, कि जैसे जैसे वो वैल्यू हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास यूनिट चेंज होती है। लीटर से मिलीमीटर का हमें पता हो मिलीलीटर कितनी होती है। स्केलर और वेक्टर का आपको पता हो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे डिस्टेंस का बताता हूँ। देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ होती है डिस्टेंस और एक चीज़ क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे ए से बी पॉइंट पे आपने जाना है, इस केस में भी किस में जाना है, ए से बी पे।
डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस आपके पास ए से बी के दरमियान फासला, चाहे आपने वो जैसे भी तय किया, मिसाल के तौर पर घूम फिर के गया, ये जो पूरा फासला ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो, बिल्कुल सीधा ए से बी पे आओ, डायरेक्शनल आओ, ए की डायरेक्शन में रहो, डायरेक्शन चेंज ना करो, तो ये उस वक्त ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डी के ऊपर एरो लगाते हैं और इसके ऊपर हम डी के ऊपर एरो नहीं लगाते। तो अब हमारे पास होती है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड कैसे कहते हैं? स्पीड कहते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस किया कितने टाइम में। वेलोसिटी कहती है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया कितने टाइम में। तो वेलोसिटी के ऊपर हम लगाते हैं एरो और स्पीड के ऊपर हम सिंपल लिखते हैं एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन मेंशन ना हो, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन मेंशन हो। डायरेक्शन का फ़र्क क्या है मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया। मिसाल के तौर पे आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास है ए बी सी डी, आपने ए पॉइंट से डी पॉइंट में जाना है, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? आप पहले ए से बी में गए, बी में सी में गए, सी से डी में गए, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर आप ए बी सी, अगर आप ए से डायरेक्ट डी में गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जब आपने डायरेक्ट गए हो, बीच में कोई उधर फिर घूम के नहीं गए, तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में ये क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर। जब कभी भी आपके पास डायरेक्शन सेम हो तो उस क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वेक्टर। और जब कभी भी डायरेक्शन सेम ना हो तो वो स्केलर। अब आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपने फ़र्क देख लिया। अब स्पीड किसे कहते हैं? कि कितना डिस्टेंस किया कितने टाइम में, और वेलोसिटी कहते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट की कितने टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो इसके ऊपर एरो आता है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? कितनी वेलोसिटी की कितने टाइम में, मतलब कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन हमारे पास सीधी लाइन में होती है, जैसे अगर गाड़ी के जब हम सीधी रोड पे चलाते हैं वो एक्सेलरेशन है। तो जब भी हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी तो उस कंडीशन में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो वेक्टर हो जाएगी। वेक्टर कहते हैं डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ को। तो ये आपके पास कराती है वेक्टर। फिर आपके पास चार्ट है। हम मिसाल के तौर पे वर्नियर कैलिपर का स्केल दिया, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर स्केल। वर्नियर कैलिपर स्केल के ऊपर इसकी रीडिंग क्या है आपके पास, ये आपको पता हो कि जब आप इसकी देखेंगे तो आपके पास ये इसकी स्केल के ऊपर रीडिंग आ जाएगी। मिसाल के तौर पे 7 तो कंफर्म है, सही है या नहीं? नहीं, 7 नहीं है। इसकी 0 कहाँ पे लग रही है? 6.55 पे। देखो ये हो गया 6.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो 6.5 तो ये हो गया। अब जो ज़ीरो एरर कितना है? इसकी लाइन और इसकी लाइन कौन से पॉइंट पे मिल रही है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 655 के ऊपर इसकी हमारे पास रीडिंग है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ऑफ ईच मास इज 27 ग्राम। 10 बॉलें ली हैं जिसका मास है 27 ग्राम। आर इमर्स इन द मेजरिंग सिलेंडर। उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला है, मतलब सिलेंडर में डाला है। सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, सही है। उसका मिसाल के तौर पे उसको हमने एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला है जिसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी था। द रीडिंग ऑफ वाटर राइजेस अप टू 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर था उसका जो वाटर है वो अब 20 से बढ़कर 50 मिलीमीटर हो गया फॉर एग्जांपल, तो 30 मिलीमीटर उसका वॉल्यूम आ गया, सही। तो इसकी डेंसिटी निकली मास अपॉन वॉल्यूम, 27 डिवाइडेड बाय 30, ये तो 0.9 आएगा, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो, सही है। इस तरीके से आपने पास ये चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं। क्या आपने देखा कि यार वो 20 सेंटीमीटर पहले था पानी का लेकिन जब बॉल डाली तो 50 हो गया, तो बॉल डालने से कितना वो वॉल्यूम वो बढ़ा, 50 - 20, तो आपके पास कितना आ गया 30। वॉल्यूम कितना आ गया 30। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो आपने उसको देखना है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, एक टब है, टब के अंदर आपके पास कितना पानी था 20 ml, ये मार के, लेकिन जब उसमें आपने 10 बॉलें डाली
तो उसका मास बढ़ के 20 की जगह कितना हो गया 50 ml। तो बॉल्स का उसका वॉल्यूम कितना हो गया 50। तो जो वॉल्यूम हो गया बॉल्स का वो कितना हो गया 50। टोटल वॉल्यूम में माइनस कर दूंगा वाटर का तो कितना आ गया 30। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास एक बॉल का कितने 27, सही है, 27 ग्राम है टोटल 10 बॉल्स का मास। और वॉल्यूम कितने 30 को 27 को डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ गया आंसर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसके तमाम क्वेश्चंस को कोशिश करें, इसको एक बार रीड करें और लाजमी इसको सॉल्व करें। पूरी अपने एग्जाम्पल इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर जो चीज़ समझ नहीं आती उसको ईमेल या टेक्स्ट के थ्रू आप उसको कोऑर्डिनेट वो कर सकते हैं। फिर इसका चैप्टर नंबर 1 यही है, इसको रीड करें 2 से 3 बार। इस चैप्टर को आप एटलीस्ट रीड करें 2 से 3 बार, देन आपके पास ये चीज़ें जो होती हैं क्लियर होती हैं। बगैर रीड किए हुए आपको फिजिक्स नहीं आएगी। फिर इसको एक बार ये वीडियो देखें, चैप्टर रीड करें, फिर आप वो वीडियो देखें, फिर आप चैप्टर रीड करें। जिसको जितना आप रिपीट करेंगे उतनी आपके पास प्रैक्टिस होगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं दोबारा रिवाइज़ करूँ चैप्टर नंबर 1 को। लेकिन खैर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर देना ज़रूरी था ताकि आपको ऐसी चीज़ों को समझ आए। इसके बाद फिर इसके जो कॉलम एक्सरसाइज हैं इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह।